पिछले टाइम पे मैंने देखा काफी बच्चों को पसंद आया जो मैंने वो समरी बनाई थी, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक फैमिली पूरी, है ना। तो यही लाया हूं, पता होना चाहिए भाई क्या क्या पढ़ के जाना है, रेडियस है, आयनाइजेशन, डेंसिटी, ये वो सब पता होना चाहिए। ये वो सारे टॉपिक्स हैं बेटा जिनके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन भी आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। अच्छा, क्वेश्चन से याद आया, करीब डी एंड एफ ब्लॉक पे बिलीव करोगे, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं, गिन लेना 100+ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है ना। शुरू वाली आखिरी वाली 60, ये 60 स्लाइड्स जो है बेटा ये थ्योरी की है, बाकी बची हुई 100+ स्लाइड जो है वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो आपको बेटा डी एंड एफ ब्लॉक के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, ये देख लीजिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ये देख लीजिए सारे के सारे ईच एंड एवरी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं डी एंड एफ ब्लॉक के। तो इन क्वेश्चंस को आराम से लगाइएगा, मतलब मजा आ जाएगा आपको, आपको फील आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है और किससे पढ़ा है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये सारी चीजें पढ़नी है, ये सिर्फ डी ब्लॉक की बता रहा हूं। इसके बाद क्या है बेटा, एफ ब्लॉक आएगा, तो एफ ब्लॉक में मुझे ये सारी चीजें देखनी है। बात समझ में आ गई? इन सब चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसकी, डी ब्लॉक से शुरुआत करते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, अभी आराम से फिनिश हो जाएगा। बहुत सारी रिएक्शंस जो है प्रिपरेशन को छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, प्रिपरेशन को। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ऐसा लगेगा, मतलब फील आएगा जैसे मान लो सॉल्ट एनालिसिस पढ़ने में लगा हुआ हूं, ठीक है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप होते हैं बेटा, 10 ग्रुप होते हैं। बात समझ में आ गई, 10 ग्रुप होते हैं। आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, n-1 डी, ठीक है, 1 to 10 और ns1 और 2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अच्छा, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए, आप सोचेंगे भाई ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, तो उसके कुछ रीजन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये पीरियोडिक टेबल है, हाँ है, तो बेटा ये एस ब्लॉक है, हाँ है, ये पी ब्लॉक है, हाँ है, ये बीच में डी ब्लॉक है, हाँ है। तो जब हम एस से पी में जा रहे हैं, यानी कि मेटल से नॉन मेटल में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज में जो है एक फेज, एक चेंज आएगा या नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। अच्छा, इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं। बोलते नहीं यार पर्टिकुलर, कभी कभी ऐसे बोलते हैं यार वो ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है या उसमें बदलाव आ रहे हैं, ये वो लाइक दैट। तो एस से जब हम पी में जा रहे हैं तो बीच में कौन आ जाते हैं? डी आ जाते हैं। तो प्रॉपर्टी में जो ट्रांजिशन हो रहा है, तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को क्या बोल दिया गया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दिया गया। मगर ये जो लॉजिक था बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं था। आगे और ज्यादा रिसर्च हुई तो उन रिसर्च में निकल करके सामने आया कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके बॉन्डिंग, क्योंकि उनके ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में डी ऑर्बिटल्स इनकंप्लीट होते हैं। अब आप बोलेंगे सर वो कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे कॉपर को ले लीजिए, ओके, क्या होता है बेटा? 3d10 4s1 होता है, हाँ सर होता है। इस समय ये ग्राउंड स्टेट में क्या डी ऑर्बिटल पूरी की पूरी तरह से मतलब भरा हुआ है? हाँ भरा हुआ है। अगर मैं कॉपर को +2 में ले जाऊं, किस में ले जाऊं? +2 में, तो बेटा ये 3d9 और 4s0 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्या डी ऑर्बिटल इनकंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा किसकी? जिंक की, तो जिंक 3d10 4s2 होता है, ओके। और अगर मैं Zn+2 की बात करूं तो ये 3d10 4s0 होता है, हाँ। तो बेटा ये अपनी ग्राउंड स्टेट ले लो या आयनिक स्टेट ले लो या एक्साइटेड व्हाटएवर जो भी बोलना है बोल लो, ये अपने डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड लेकर के बैठा हुआ है। जबकि यहां पे कॉपर अपनी ग्राउंड स्टेट में तो पूरे लेकर के बैठा हुआ था, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या है बेटा? इसके जो डी ऑर्बिटल है वो कैसे हैं? इनकंप्लीट है। कैसे हैं बेटा? इनकंप्लीट है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो अपनी ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में डी ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भर करके रखते हैं, वो केवल डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, वो ट्रांजिशन नहीं कहलाते। लेकिन जो अपने ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में डी ऑर्बिटल इनकंप्लीट रखते हैं, डी ऑर्बिटल कैसा रखते हैं बेटा? इनकंप्लीट रखते हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये फाइनल डेफिनेशन निकल के आई सामने कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है एक्चुअल में क्या है? पोजीशन की वजह से नहीं, मेन रीजन उनका डी ऑर्बिटल का इनकंप्लीट होना है, उनकी ग्राउंड या एक्साइटेड स्टेट में। आगे अब बात आती है एलिमेंट्स की, किसकी? एलिमेंट्स की। तो जरा ध्यान से देखिए, स्कूटर, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, हमेशा एक बात ध्यान रखना, पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं, जिस समय पीरियोडिक टेबल का मैंने आपको थोड़ा बहुत रिकैप करवाया था तो उस समय भी बोला था, अभी भी कह रहा हूं कि अगर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बिना याद किए झट से पता करना चाहते हो तो एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज याद करो। अगर किसी से आपको दुश्मनी निकालनी है, सोचो कि आपको किसी से दुश्मनी निकालनी है, किसी से आपकी लड़ाई बड़ाई हो रखी है, मान लो किसी यार दोस्त से, है ना, तो बेटा उसको एडवाइस दो कि भाई तू एटॉमिक नंबर पीरियड वाइज याद कर, वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा बेटा। अगर तुम चाहते हो कि ग्रुप वाइज, अगर तुम चाहते हो कि मैं एक भी एटॉमिक नंबर मुझे याद भी ना करना पड़े और मैं उसको बड़े आराम से क्या करूं, दिमाग कभी जरूरत पड़े तो बड़े आराम से निकाल भी लूं, चेक भी कर लूं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो एलिमेंट्स को हमेशा क्या करो? ग्रुप वाइज याद करने की कोशिश करो। और अगर किसी से यार दोस्त से दुश्मनी निकालनी है तो उसको सलाह दो, एडवाइस दो कि भाई तू एक काम कर, एलिमेंट्स को क्या कर? पीरियड वाइज याद कर। और वो फिर ऐसे पीरियड वाइज याद करेगा, एकदम बिगड़म कुगड़म कुगड़म करेगा वो बढ़िया वाला, ठीक है ना, और होगा बर्बाद। तो ग्रुप वाइज याद करने की कोशिश करिए। जैसे स्कूटर, यामा, लाओ, एसी, जिनको लिखना है वो साथ के साथ लिख सकते हैं, अगर वैसे तो सभी को ट्रिक याद होगी, है ना। स्कूटर, यामा, लाओ, एसी, टी जरा हाफ रही, वहां नवाब, ताज, ठीक है, अब नीचे वालों की जरूरत नहीं है, क्रिमिनल, मोस्ट वांटेड, मन तेरा रे, ठीक है ना, फिर उठे ओसामा, क्यों राधा इतराई, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्यों आगे आऊं जनाब कन्या होगी। बात समझ में आई? ये वो मेटल्स है बेटा जो ग्रुप वाइज आपको याद रखने हैं। अब आप बोलेंगे सर आखिरकार क्या रीजन है, ग्रुप वाइज क्यों आप याद करवाना चाह रहे हो? बेटा मैजिक नंबर का यूज करो। मैजिक नंबर
एटॉमिक नंबर को ध्यान में रख करके बनाए गए। यूं मान लो कि वो एटॉमिक, मान लो कि वो एटॉमिक नंबर के लिए बनाए गए, बस यूं मान लो। कैसे सर? कि भाई मैजिक नंबर क्या होते हैं? 2, 8, 8, 18, 18, 32 होते हैं। ओके, तो बेटा मैजिक नंबर जब दिए हुए हैं, भले चाहे वो किसी भी रीजन से दिए गए हो, मैं कहता हूं उनको तो मान करके चलो कि वो तुम्हारे एटॉमिक नंबर के लिए बनाए गए, यूं मान करके चलो। तो भाई मैजिक नंबर का यूज करो ना, और मैजिक नंबर का यूज करना है तो तुम्हें एलिमेंट ग्रुप वाइज हेल्प मिलेगी। फिर क्या मतलब आ रहा है इग्रम बिग्रम किग्रम करने का, अननेसेसरी की क्या कहते हैं पता नहीं भयानक भयानक ट्रिक्स बना बना करके याद रखने का। मतलब ऐसा लगता है ना, जब कभी मैं देखता हूं कि क्या कहते हैं बच्चा पीरियड वाइज एलिमेंट्स को याद करने में लगा हुआ है, तो ऐसा लगता है जैसे वो बिजी विदाउट वर्क है। होता है ना, इंसान बिजी है लेकिन कोई काम नहीं है उसका, कोई उसके पास आउटपुट नहीं है। भाई कोई मतलब ही नहीं है। कल को तुमसे एचजी, प्लेटिनम, इरिडियम, बात समझ में आ रही है? इसका अगर कोई एटॉमिक नंबर पूछ ले तो तुम शुरू हो जाना, एक मिनट रुकना भाई, इतनों को दिमाग में रखा, इतने ये हुए, अच्छा तो ये होगा। तब तक वो बोलेगा भैया मेंस का एग्जाम खत्म हो गया, शाम की 6 बज रही है, अब अगले साल आइयो। बात समझ में आ रही है? कोई वाइवा लेने बैठ गया, उसने पूछ लिया तो बोले भैया कल बता देना, मैं अभी जा नहीं आऊं, अभी कल भी आई हूं, कल आकर के बता देना, आज मुझे दूसरे बच्चों का वाइवा ले लेने दे। मतलब ये तरीका थोड़ी ना होता है गांव छाप की, क्या कहते हैं बच्चे ऐसे, मतलब मैं देखता हूं अक्सर पीरियड वाइज ऐसे 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 याद करने में लगे हैं, कोई सेंस नहीं है, बेसलेस। तो पीरियड वाइज नहीं, ग्रुप वाइज आपको याद करना है। तो अब कैसे, आइए मैं आपको बता दूं। मान लो सबसे सिंपल लेता हूं, जिंक कैडमियम मरकरी का एग्जांपल लिए देता हूं ताकि चीजें जल्दी क्लिक हो जाए, दिमाग में आ जाए। भाई जिंक 1 से लेकर के 30 तक का, कहां से लेके 1 से लेके 30 तक का एटॉमिक नंबर तुम्हें याद होना चाहिए। मैं साफ कह रहा हूं, अगर याद रखना है तो कहां तक का याद रखना है? 1 से लेके 30 तक का याद करो। बोर्ड में भी 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर शुरुआत में 11th क्लास से बोले जाते हैं कि भाई यहां तक के याद रखने हैं, 1 से लेके 30 तक। छोटी क्लासेस में भी यही काम होता है, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद वाले जो एटॉमिक नंबर है बच्चा मैजिक नंबर से ध्यान रखेगा। तो मान लो कि 1 से लेके 30 तक मुझे याद है, यानी कि इन सबका मुझे एटॉमिक नंबर याद है। ओके, अब मान लो जिंक का एटॉमिक नंबर है, ग्रुप में कितने एलिमेंट है? 3। तो भाई एक काम करो, शुरू के 4 उड़ा दो, आखिरी के 2 रखो। क्या मतलब कि मान लो अगर किसी ग्रुप में 3 एलिमेंट है तो 2 मैजिक नंबर याद रखो, 2 मैजिक नंबर यूज करो। किसी ग्रुप में 4 एलिमेंट है तो 3 मैजिक नंबर यूज करने हैं आखिरी के। अगर किसी ग्रुप में 5 एलिमेंट है तो आखिरी के 4 मैजिक नंबर यूज करो। अब यहां पे कितने एलिमेंट्स है सर? 3 एलिमेंट है, तो आखिरी के 2 मैजिक नंबर यूज करो, 18 और 32। अब जिंक मान लो 30 है जो आपको पता है, अब उसमें आप 18 यूज करो, कितना हो जाएगा? 48। उसमें आप 32 यूज करो, कितना हो जाएगा? 80। तो बेटा ये काम इस तरह से करने का होता है, मैजिक नंबर का इस तरीके से हम सदुपयोग करते हैं, बेटा यूज में लेते हैं। तो ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को याद रखिए, कसम से कह रहा हूं बहुत आसानी हो जाएगी, बजाय इसके कि उसको इकड़म बिकड़म करने के, अनसन ट्रिक बना करके याद रखने के। ये बात समझ में आ गई? मतलब वो बेसलेस काम है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? आंसर इज ट्रू। जितने भी एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। लेकिन याद रखिए हर डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, बेटा ये ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता। ये केवल और केवल क्या होते हैं बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। आई रिपीट, ये केवल और केवल क्या कहलाते हैं बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। बताइए आपको इसके पीछे कौन सा लॉजिक लगता है? डी ऑर्बिटल्स आर नॉट इनकंप्लीट इन देयर ग्राउंड स्टेट, डी ऑर्बिटल्स आर नॉट इनकंप्लीट इन देयर ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड, या फिर ओनली एक्साइटेड? तो द बेस्ट आंसर इज बॉम्बे, यानी कि डी, कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो इनकंप्लीट होते हैं उनकी ग्राउंड या एक्साइटेड में, तभी वो ट्रांजिशन कहलाते हैं। और इसके ना तो ग्राउंड में इनकंप्लीट है ना एक्साइटेड में इनकंप्लीट है, दैट्स व्हाई ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। ये केवल केवल क्या कहलाते हैं बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब बात आती है पीरियोडिक टेबल का, जब मैं आपको रिवीजन करवा रहा था
उस समय मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, बहुत सारी। वॉलेटाइल मेटल किन्हें कहते हैं, क्वाइन मेटल किन्हें कहते हैं, नोबल मेटल किन्हें कहते हैं, बहुत सारी चीजें बताई थी। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन किसकी होती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन कौन शो करता है, ऐसी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। 2003 में आया हुआ एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, पूछा गया है बताइए क्वाइनेज मेटल कौन से होते हैं। तो पुराने जमाने में बेटा सोने चांदी के सिक्के चला करते थे, ठीक है ना, सिल्वर गोल्ड कॉइन्स। आज तो बंद हो गए, अगर तुम्हारे पास पड़े हो तो मुझे दे देना, तुम्हारे किसी काम के नहीं है, मैं कलेक्शन में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिल्वर कॉइन के दे देना, कॉपर के अगर हो तो वो अपने पास रखना बेटा, कुछ कलेक्शन तुम्हारे पास भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो फालतू पड़े होंगे तुम्हारे पास सिल्वर कॉइन वाले, वो मुझे दोनों दे देना, सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स जो भी हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बाय द एंड समरी इज दिस, द बेस्ट आंसर इज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, जो कॉइनेज मेटल कहलाते हैं, क्योंकि वो कॉइन बनाने में यूज होते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कोई बोले वॉलेटाइल मेटल बताइए, जिंक, कैडमियम, मरकरी। नॉर्मल मेटल बताइए, एजी, एचजी, पीबी, एयू, ये सब नॉर्मल मेटल होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एटॉमिक रेडियस की। देखिए एटॉमिक रेडियस अगर मैं एग्जैक्ट डेटाबेस बात करूं तो बहुत ही इरेगुलर है, तो इसलिए उसको भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है, इस तरीके से आपसे नहीं पूछेगा। आपको तो एक छोटा सा ट्रेंड पता होना चाहिए, क्या कि भाई स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने पर रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। देन उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहती है, ठीक है। और देन कॉपर से जिंक जाने पर रेडियस इंक्रीज हो जाती है। ये बात समझ में आती है? अब आप बोलेंगे, अब आपके मन में, किसी के मन में विचार आएगा, सर मैग्नीज आयरन में कौन कम कौन ज्यादा होगा, सर निकल कॉपर में कौन कम कौन ज्यादा होगा, ये वो फलाना ढिमाका, ऐसे विचार आएंगे बेटा। तभी तो कह रहा हूं कि ये ट्रेंड बहुत ही ज्यादा इरेगुलर है, डेटाबेस है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है और ठीक उसी तरह से आपके सामने रखा है जिस तरह से पेपर में पूछे जाने की चांसेस मैक्सिमम है। तो ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक आपको कम होते हुए दिखाना है, देन सेम, ऑलमोस्ट सेम, और देन इंक्रीज होते हुए बताना है। अब बात आती है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी की। आइए जरा देखिए ध्यान से, आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, हाँ। ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, हाँ। ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, हाँ। अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो साइज पे क्या असर पड़ता है, सर साइज बढ़ता है, नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होता है, ओके। अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो साइज पे क्या असर पड़ता है, सर साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। क्यों? ड्यू टू एलसी, ड्यू टू एलसी। व्हाट इज द एलसी? एलसी का मतलब होता है बेटा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कुछ याद आया? आई रिपीट, कुछ याद आया? ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के चलते याद करो, हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो होती है, कौन सी सीरीज होती है बेटा, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो होती है, उनके साइज ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। याद आ गया? तो फर्स्ट से जब हम सेकंड पे जाते हैं साइज बढ़ता है, सेकंड से जब हम थर्ड में आते हैं तो ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब ये चीज याद करिए, हालांकि 11th क्लास की आपने पढ़ी हुई होगी, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं, क्या कि बेटा ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन याद करिए किस वजह से होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो 4f में आता है, हाँ सर याद आ गया। 4f में आने की वजह से यहां पे लिखे देता हूं लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 4f, ओके। जिनका सिग्मा कैसा होता है सर, बहुत ही पुअर होता है। जब सिग्मा बहुत ही पुअर होता है तो बेटा जेड इफेक्ट क्या हो जाता है सर, बढ़ जाता है। और जेड इफेक्ट बढ़ जाता है तो रेडियस जितना इंक्रीज होनी चाहिए थी इंक्रीज नहीं हो पाती है, उल्टे रेडियस में क्या आ जाती है बेटा, कमी आ जाती है। ये बात समझ में आती है? ये तीन तीन एरो लगाने के पीछे का लॉजिक ये है कि जो भी हो रहा है वो नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है। सिग्मा 4f वालों का बहुत ही पुअर होता है, जेड इफेक्ट इनके सिग्मा पूरा होने की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। और देन उसके बाद साइज की बात करूं तो बेटा बहुत ही डिक्रीज हो जाता है। तो होता क्या, इतना डिक्रीज होता है कि वो सेकंड और थर्ड जो होते हैं उनके साइज ऑलमोस्ट सेम रह जाते हैं। कायदे से तो थर्ड वाले को क्या होना चाहिए था, सेकंड वाले से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन साइज ऑलमोस्ट सेम रह जाता है। याद आ गया? तो बेटा अब जब साइज दिमाग में आ गया है और रीजन भी समझ में आ गया है, तो आओ चलो इसको आयनाइजेशन एनर्जी से जोड़े देते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी से इसको जोड़े देते हैं क्या, कि जब फर्स्ट से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जाने पे साइज अगर बढ़ रहा है और साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा सर, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और अगर सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जाने पे साइज सेम है लेकिन जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो मैं आपको एक धांसू ऑर्डर बताता हूं जिसके बाद आप कभी भी अटकोगे नहीं, क्या कि सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वालों की होती है। फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में सेकंड वालों का साइज बड़ा होता है, हाँ। तो उसके बाद किसकी होती है, फर्स्ट वालों की होती है। और देन उसके बाद किसकी होती है, सेकंड वालों की होती है। सर कोई एक एग्जांपल? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी Hg की होती है, उससे कम जिंक की होती है और सबसे कम कैडमियम की होती है। तो बेटा विद एग्जांपल हमने इसको समझ लिया है। अब आइए जरा मैं आपको एक एक ऑर्डर अच्छे से समझा देता हूं, जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जाने पे साइज ऑलमोस्ट सेम है लेकिन जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो मैं आपको एक धांसू ऑर्डर बताता हूं जिसके बाद आप कभी भी अटकोगे नहीं, क्या कि सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वालों की होती है। फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में सेकंड वालों का साइज बड़ा होता है, हाँ। तो उसके बाद किसकी होती है, फर्स्ट वालों की होती है। और देन उसके बाद किसकी होती है, सेकंड वालों की होती है। सर कोई एक एग्जांपल? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे जिंक,
कैडमियम और मरकरी की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी Hg की होती है, उससे कम जिंक की होती है और सबसे कम कैडमियम की होती है। तो बेटा विद एग्जांपल हमने इसको समझ लिया है। अब आइए जरा मैं आपको एक एक ऑर्डर अच्छे से समझा देता हूं, जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा। ये कौन सी सीरीज है बेटा? फर्स्ट ट्रांजिशन। ये कौन सी है? सेकंड ट्रांजिशन। ये कौन सी है? थर्ड ट्रांजिशन। ये कौन है बेटा? फोर्थ ट्रांजिशन। क्या फोर्थ ट्रांजिशन का हमें कोई लेना देना नहीं है? तो यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या किया। दिस इज TVCN, TVCN। बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं कर क्या रहा हूं। TVCN का मतलब है कि यहां पे क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मेरे बताए हुए पैटर्न को फॉलो नहीं करते। क्या मतलब सर? देखिए TVCN कौन कौन है, पहले तो इस बात को समझिए। TVCN का मतलब है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और निकल। ये वो ग्रुप है जो हमारे बताए हुए पैटर्न को, कौन सा पैटर्न बेटा? ये वाला जो पैटर्न है, इसको फॉलो नहीं करते। आई रिपीट, इसको फॉलो नहीं करते। तो जरा ध्यान से देखिए वो करते क्या है, वो भी देखेंगे। फिलहाल पहले जो बाकी है उनको देखिए। क्या मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, क्या वो उस पैटर्न को फॉलो करते हैं जो हमने डिस्कस किया? हां करते हैं। तो ये देखिए ऑर्डर कैसा होगा, लाइक दिस, लाइक दिस। ये बात समझ में आ रही है? लाइक दिस, ठीक है, ओके। ये ऑर्डर ऐसा होगा। लेकिन टीवीसीएन में क्या होगा? सबसे पहले देखिए मैंने टीवीसीएन को भी कैसे लिखा है। टी को अलग रखा है, बीसीएन को अलग रखा है। कहने का मतलब है, समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफी होता है कि बीसीएन जो होते हैं वो एक जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं। वेनेडियम, क्रोमियम और निकल, ये ग्रुप ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं। लेकिन टाइटेनियम कैसा पैटर्न फॉलो करता है बेटा? ऐसा पैटर्न। ये बात समझ में आ गई? इस तरह का पैटर्न फॉलो करता है। मतलब ये एक्सेप्शन है, डेटाबेस है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको याद रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने स्टार लगा करके वहां पे कर दिया है। अब यहां पे बेटा कोई भी ग्रुप आ जाए तो आप बड़े आराम से जवाब दे सकते हो। आखिरी बचता है ये, और मैं इसको एक्सेप्शन नहीं मानता। क्यों? अगर आपने 11वीं क्लास में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से पढ़ा है तो आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा। क्या कि बताइए इनमें से कौन सा ग्रुप है जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट से फ्री रहता है? बेटा वो है हमारा थर्ड बी ग्रुप, जिसके ऊपर लेंथेनाइट का कोई असर नहीं होता। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का क्यों नहीं असर होता? क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बेटा इस ग्रुप के बाद शुरू होता है। तो ये ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो अगर इस ग्रुप में मैं देखूं तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कोई असर नहीं है। तो क्या होगा इस ग्रुप में? ऊपर से नीचे जाने पे डाउन दी ग्रुप साइज क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? घटती चली जाएगी। ऑर्डर लाइक दिस। तो बेटा ये तो एक नॉर्मल पैटर्न है, तो मैं इसको एक्सेप्शन नहीं बोलूंगा। बोलने वाले इसको अक्सर इसको भी एक्सेप्शन बोल देते हैं। अरे भाई क्यों एक्सेप्शन? बिल्कुल नहीं है। नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, हाँ बढ़ता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। हो तो रही है, उसमें गलत क्या है? उसमें एक्सेप्शन क्या है? तो जो चीज है वो यहां पे देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं बेटा मेटेलिक कैरेक्टर की। तो भाई डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा, हम जब चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो जब स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं तो आपने देखा होगा बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते चले जा रहे हैं तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग में उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा, और बॉन्डिंग में जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा बनने वाले बॉन्ड उतने स्ट्रांग होंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्वॉल्व। कौन से ग्रुप में? क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन वाले ग्रुप में, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड वाले ग्रुप में, यानी कि 6B ग्रुप में। कौन से ग्रुप में बेटा? 6th B ग्रुप में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसमें? मेटेलिक बॉन्डिंग में। तो ऐसे मेटेलिक बॉन्डिंग वालों को तोड़ने में बेटा जोर आ जाता है। तो जोर आ जाता है तो इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये बात समझ में आ रही है? तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, इनमें नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट भाई, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो भाई सबसे कम किसमें देखने को मिलता है? इनमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में वो इन्वॉल्व होते ही नहीं या ना के बराबर होते हैं, यूं कह दीजिए। तो इनको बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर के इसीलिए इनको वॉलेटाइल मेटल भी कहा जाता है। याद करो वॉलेटाइल मेटल। अब पहले जमाने में, अब तो खैर थोड़ा सा चीजें डिफरेंट हो गई हैं, लेकिन पहले जमाने में क्या होता था बेटा, जो बल्ब आते थे उनमें फिलामेंट जो होता था वो टंगस्टन का होता था, और बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते थे ये फिलामेंट्स। बहुत ही हाई टेंपरेचर पे हीट होकर इतनी रोशनी फैला देना, ठीक है ना, और तब भी क्या कहते हैं मेल्ट ना होना। तो सोचो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना शानदार होगा, कितना ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से मेटेलिक कैरेक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। रीजन भी यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे मेटेलिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, तोड़ना उतना मुश्किल होगा, और जितने कम इन्वॉल्व होंगे तोड़ना उतना आसान होगा। अब बात आती है बेटा डेंसिटी की। देखिए डेंसिटी क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। D = m/v बोला जाता है। बोले तो मास अपॉन वॉल्यूम। अरे हाँ या ना? डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम बोला जाता है। ये तो क्लियर है सभी को अच्छे से। अब बात आती है कि भाई हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, लोएस्ट डेंसिटी किसकी है, तो जरा ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। वैसे तो मैक्सिमम डेंसिटी ऑस्मियम, मैक्सिमम डेंसिटी तो किसकी? ऑस्मियम और इरिडियम की मानी जाती है। वैसे इनकी जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम ही कंसीडर होती है। कहीं कहीं पे इरिडियम को थोड़ा सा ज्यादा बताया हुआ है, कहीं कहीं पे ऑस्मियम को ज्यादा बताया हुआ है, लेकिन मजे की बात दोनों की अगर वैल्यूज चेक करोगे तो ना के बराबर डिफरेंस है। तो ऑस्मियम और इरिडियम की डेंसिटी जो होती है बेटा वो बहुत ही रिच होती है, यूं कह लीजिए कि बहुत ही हाई होती है। ये बात समझ में आती है। लेकिन अब बात आती है कि सबसे लोएस्ट और हाईएस्ट किसकी होती है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को ध्यान में रखकर के बात कर रहा हूं। हियर इज स्कैंडियम एंड हियर इज कॉपर। स्कैंडियम एंड कॉपर। तो ये डेंसिटी जो है आपको पता होनी चाहिए कि भाई हाईएस्ट और लोएस्ट किसकी होती है।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, जरा ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, कुछ बच्चे पूछेंगे भाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, कि द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन कंपाउंड्स जो भी होते हैं, कंपाउंड के जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, ठीक है ना, और सिंगल एटम्स में बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यानी कि सबसे ज्यादा और सबसे कम अगर मैं बात करूं तो किसकी होती है भाई, वेनेडियम की सबसे ज्यादा होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, वेनेडियम की सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम किसकी होती है, जिंक की होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, वेनेडियम की, और सबसे कम किसकी होती है, जिंक की होती है। और इसके ऊपर बेस्ड बेटा क्वेश्चन भी आ चुका है, आई रिपीट, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है, ये ध्यान से देख लीजिए, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, आई रिपीट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, जरा ध्यान से अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है ना। क्या है, द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, बात आती है क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो भैया गौर करिए, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात हो रही है। तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो अगर मैं लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखूं तो किसकी होती है, जिंक की होती है, लेकिन आंसर यहां पे जिंक ना होकर के कौन हो जाएगा बेटा, कॉपर हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि बेटा जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, आई रिपीट जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से, चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकंड। ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करें तो बाय द एंड समरी इज दिस, होता क्या है भाई, थोड़ा सा एलडीएफ भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, कि जैसे जैसे हम बेटा नीचे जाते जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जाते जा रहे हैं, तो नो डाउट इन इट बॉन्डिंग जो है वो मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता जा रहा है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती चली जा रही है डाउन द ग्रुप, तो तोड़ने में जोर आएगा, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता जाता है बेटा, इंक्रीज होता जाता है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात आती है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या सीन है, जरा ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यहां पे जैसे जैसे हम स्कैंडियम से मैग्नीज तक जा रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन देखिए बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हम इसके आगे वापस जा रहे हैं तो वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या आती जाएगी बेटा, कमी आती जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, वी शेप दिमाग में याद रहेगा, पहले बढ़ती चली जा रही है फिर कम होती चली जा रही है, लाइक दैट, ओके। चलिए अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, जरा ध्यान से देखिएगा। पढ़ाने वाले क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे ना, अंडरस्टैंड एग्जांपल दे देंगे, बेटा ये स्कैंडियम है, हां H2O होल 6 है, हां, और ये देखो बाहर 2+ है, अब बताओ बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अरे भैया क्या बताएं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मॉलिक्यूलली एग्जिस्ट नहीं करता तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताएं, क्या मतलब सर। देखिए स्कैंडियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन +3 पॉसिबल है, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से टाइटेनियम में देख लो भाई 4, वेनेडियम में 5। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि इनको दिमाग में बैठाना बहुत मुश्किल हो, ग्रुप नंबर के बराबर ये ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं, आई रिपीट ग्रुप नंबर के बराबर ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। जैसे स्कैंडियम का ग्रुप नंबर क्या होता है सर, 3rd B होता है, क्या होता है 3rd B, तो बेटा ये +3 शो कर सकते हैं। ये क्या होता है 4th होता है, तो ये +4 तक जा सकते हैं। ये 5th होता है तो +5, ये 6 होता है तो +6, ये 7 होता है तो +7, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आप बोलोगे सर आयरन तो 8 होता है, तो भाई ऐसे तो ऑक्सीडेशन में फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें रेडॉक्स और ये सब पढ़ाया गया होगा, ऑक्सीडेशन भी पढ़ाया गया होगा, हर एलिमेंट इस कोई पैटर्न को फॉलो करे ये तो जरूरी नहीं है। तो आयरन के केस में अगर देखें तो आयरन के केस में मैक्सिमम +6 ही पॉसिबल है, कोबाल्ट में मैक्सिमम +4 पॉसिबल है, निकल में मैक्सिमम +4 पॉसिबल है ना। अच्छा कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा बोले तो औकात से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, कैसे, जैसे आइए मैं आपको बताता हूं, कॉपर को ले लीजिए, कॉपर +1 के अलावा +2 भी शो करता है। अच्छा उन्हीं के भाई बंद सिल्वर को ले लीजिए, +1 के अलावा +3 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या सिल्वर +2 शो नहीं करता, अरे मालिक नहीं करता, सिवाय AgF2 को छोड़कर। क्या मतलब, Ag+2 इज पॉसिबल ओनली इन AgF2, केवल AgF2 में ही +2 पॉसिबल है, बाकी सिल्वर के +2 वाले कोई कंपाउंड देखने को नहीं मिलते। ये बात समझ में आ रही है सर। AgO करके एक कंपाउंड होता है, क्या होता है AgO करके एक कंपाउंड होता है सर इसमें भी तो सिल्वर +2 होता है सर। अब बेटा केमिकल बॉन्डिंग अगर ईमानदारी से पढ़ी होगी तो बिल्कुल तुम्हें इसका आंसर पता होगा कि AgO जो होता है, जो तुम्हें +2 लग रहा है, बेसिकली वो कॉम्बिनेशन होता है बेटा Ag+ और AgO2- यानी कि +1 और +3 का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं AgO जो होता है वो शायद +2 होता होगा, गलत, वो AgO जो होता है वो +2 नहीं, वो +1 और +3 का कॉम्बो होता है, +2 में केवल AgF2 होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसी तरीके से जैसे आयरन बहुतों को परेशान कर रहा होता है सर, ग्रुप नंबर के बराबर नहीं, हाँ बेटा आयरन तो ग्रुप नंबर के बराबर शो नहीं करता, और सबसे मजे की बात +6 तक शो कर रहा है, बीच में +5 गायब होती है, बीच में +5, जैसे इसमें +3 तक शो कर रहा है लेकिन +2 गायब है, उसी तरह से ये +6 तक शो कर रहा है लेकिन मजे की बात +5 गायब है। लेकिन इसी के अगर भाईबंद बोले, आयरन के भाईबंद कौन होते हैं, रुथेनियम, ऑस्मियम, इसी ग्रुप के होते हैं बेटा, वो कहां तक शो कर रहे होते हैं, +8 तक ऑक्सीडेशन शो कर रहे होते हैं। अच्छा इसी तरीके से कॉपर सिल्वर के बाद अगर मैं गोल्ड